Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are discussing about the chapter of public finance taxation system. In this chapter we have a study about taxable capacity, kind of taxable capacity and factor affecting of taxable capacity. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टैक्स सिस्टम को समझा था, उसके फीचर्स की स्टडी की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम की स्टडी की थी और कैनन्स ऑफ टैक्स सिस्टम स्टडी किए थे। इस चैप्टर में हम टैक्सेबल कैपेसिटी की स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज टैक्सेबल कैपेसिटी? टैक्सेबल कैपेसिटी इनवेरली रेफर टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेइंग टैक्स। मतलब एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है टैक्स पे करने की, और इट इंडिकेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ टैक्स विच मे बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टैक्स पेयर और ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, तो और मैक्सिमम अमाउंट वो टैक्स का कितना है जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, पर्टिकुलर इंडिविजुअल से हम वसूल सकते हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट में हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक पर्टिकुलर ग्रुप से हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। Taxable capacity of a country is maximum amount which the citizens of a country can contribute toward the expenses of the public authority without having undergo an unbearable strain. ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है कंट्री के लोगों का जो कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ में, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी अंडरगो एंड अनबियरेबल स्ट्रेन। मतलब उनको कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना हो, एम्प्लॉय को या इंडिविजुअल को कोई एडवर्सली इफेक्ट भी ना हो, और एक मैक्सिमम लेवल की कैपेसिटी हो उनकी टैक्स पे करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल कैपेसिटी। तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है? सिंपली मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेइंग टैक्स। टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेइंग टैक्स, और वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है विच मे बी कलेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टैक्स पेयर। ठीक है, पर्टिकुलर टैक्स पेयर से हम कितना अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। काइंड्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी यानी डिफरेंट काइंड्स के टैक्सेबल कैपेसिटी होती हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी और प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम that can be taken by government in the form of tax without producing unpleasant effects. ठीक है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं इसको, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन कितना है इन नेशनल इनकम में जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू हमसे लेती है और उसका कोई अनप्लीजेंट इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी और प्रपोर्शन ऑफ national income that can be taken by the government in the form of taxes without producing unpleasant effect. तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने एब्सोल्यूट कैपेसिटी को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट है मैक्सिमम, फर्स्ट क्या है हमारा? मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट कैपेसिटी को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मिनिमम टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंट्री इज नोबडी वांट टू पे टैक्स विलिंगली।
ठीक है, ये क्या हुआ कि मिनिमम कितना, मिनिमम हम क्या बोलेंगे, हम तो पे ही नहीं करना चाहते टैक्स, तो ज़ीरो लेवल। तो ज़ीरो लेवल क्या है हमारा, मिनिमम टैक्सेबल कैपेसिटी, क्योंकि नोबडी वांट टू पे टैक्स विलिंगली, कोई भी अपनी इच्छा से टैक्स पे नहीं करना चाहता, उसको एक लीगली ऑब्लिगेशन दिया जाता है, लीगली तौर पर उसको कंपलसरी बनाया जाता है कि आप टैक्स को पे करें। तो जो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी है उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है मिनिमम। मिनिमम मीन्स ज़ीरो, क्योंकि इंडिविजुअल और अ कंट्री नोबडी वांट टू पे टैक्स विलिंगली। जो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, मिनिमम ज़ीरो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी है इंडिविजुअल की या कंट्री की, तो वो क्या है हमारी, ज़ीरो। सेकंड आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, दिस मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, मिनिमम में क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी कितना है, ज़ीरो, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितना है कि वो अमाउंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स को कलेक्ट कर पाएँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी to the period of time. Suppose the government is to levy tax only for 1 year. If the income of the individual 200, the government can levy tax on him up to 200 at the maximum. But if the government is to levy every year, the maximum taxable capacity will not be 200. समझ आया कि एक इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम है वो 200 है और जो गवर्नमेंट टैक्स कितना लगा रही है, 200। तो इट मीन्स उसकी टोटल इनकम कहाँ चली गई, टैक्स में चली गई। इससे क्या होगा, उस पर एडवर्स इफेक्ट करेगा। वो टैक्स की वजह से जो टैक्स पेयर है सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी सारी इनकम को टैक्स पे दे रहा है। तो वो सर्वाइव कैसे करेगा लाइफ में, कैसे अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाएगा। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, जितनी आपकी सैलरी है आप उतना ही टैक्स में कंट्रीब्यूट कर देते हो, टैक्स में दे देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। तो taxable capacity does not means that the total national income of the country is collected in the form of taxes. It merely shows that limit that does not adversely affect the it merely shows the limit that does not adversely affect the capacity to earn. ठीक है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है कि आप 200 अर्न कर रहे थे इनकम के रिगार्डिंग और आपने 200 ही टैक्स में पे कर दिए, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो। टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल इनकम जो है कंट्री की वो सिर्फ टैक्स के फॉर्म में ही आप इंक्रीज़ करो। इसका मतलब ये है कि एक लिमिट होनी चाहिए टैक्स की, जो आपके ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना डाले, कोई बुरा इफ़ेक्ट ना डाले। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी। ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन दैट कैन बी रेज्ड एंड स्पेंड टू मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, वो अमाउंट है, ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ टैक्सेशन का जो आप मैक्सिमम अमाउंट में टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हो और मैक्सिमम अमाउंट में ही आप पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप टैक्स तो ले रहे हो मैक्सिमम अमाउंट में, लेकिन मैक्सिमम ही आप उनको वेलफेयर दे रहे हो, उनके इकोनॉमिक वेलफेयर में काम कर रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हो। Professor J.K. Mehta holds that taxable capacity means the capacity which is utilized fully will यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू। तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट है कि आप कंप्लीटली मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। जनरली द गवर्नमेंट लेवाइज टैक्सेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे लगाना चाहिए, ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। As a result of it, the amount collected through taxation is fairly high, but it does not have any adverse effect on the country's productive capacity. ठीक है,
जो अमाउंट है कलेक्शन का टैक्स का वो हाई होना चाहिए लेकिन फेयर होना चाहिए, जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी पर। जो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव टैक्स कैपेसिटी है उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करना चाहिए, पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइप था वो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी पढ़ा था कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितना है, कि हम कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। मैक्सिमम में हमने पढ़ा, सॉरी मिनिमम में हमने पढ़ा था कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी कितना है कि हम टैक्स पे कर पाएँ, तो वो हमारा कितना था 0, क्योंकि नोबडी वांट टू पे टैक्स विलिंगली। मैक्सिमम में हमने पढ़ा था कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कि वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है कि गवर्नमेंट रिसीव करती है किस फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में। और ऑप्टिमम में हमने क्या पढ़ा था कि वो अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट जो एडवर्सली इफ़ेक्ट ना करे हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी। अब आते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी इज़ अ कंपैरेटिव टर्म। रिलेटिव है ना, तो रिलेशनशिप बताना है हमें, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना है, दो चीज़ों को हमें कंपेयर करना है। दो चीज़ कैसे, द टैक्सेबल कैपेसिटी इज़ द रेशो ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ वन यूनिट टू दैट ऑफ द अदर यूनिट। यानी एक यूनिट को जब हम दूसरी यूनिट से कंपेयर करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब रेशो को कंपेयर कर रहे हैं हम, दो यूनिट्स की रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ 2 कंट्रीज़ एंड 2 इंडिविजुअल इज़ कंपेयर्ड। हम 2 कंट्रीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं, हम 2 इंडिविजुअल को भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ हांगकॉन्ग इज़ 100 करोड़, ऑफ दैट द कीनिया इज़ 200 करोड़। ठीक है, हांगकॉन्ग की जो टैक्सेबल कैपेसिटी थी वो 100 करोड़ थी, एज़ कंपेयर टू कीनिया की क्या थी, 200 करोड़। तो कीनिया की टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हुई, 2, यानी डबल, हांगकॉन्ग से डबल हो गई ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हांगकॉन्ग की जो टैक्सेबल कैपेसिटी वो है कीनिया की आधी है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कीनिया की टैक्सेबल कैपेसिटी है वो डबल है हांगकॉन्ग से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हांगकॉन्ग की टैक्सेबल कैपेसिटी है वो आधी है कीनिया से। तो ये क्या हुआ, हमने दोनों का एक रिलेटिव कंपैरिजन किया। ये दो यूनिट के बीच में कंपैरिजन करना, दो इंडिविजुअल के बीच में कंपैरिजन करना, दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन करना, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, तो ध्यान से समझिएगा। इसके जो फैक्टर्स हैं हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन को इफ़ेक्ट करते हैं, और दूसरे हैं हमारी पर्टिकुलर ओवरऑल कंट्री को जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी पर्सन की स्टडी करने वाले हैं। उसमें हमारे 2 टाइप्स हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो इनकम है उसकी होती है और वो एक्सपेंडिचर करता है, तो दोनों ही चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं टैक्सेबल कैपेसिटी से। तो अब देखो कैसे होती हैं इफ़ेक्ट। इनकम, टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द रियल इनकम रेदर देन द मॉनेटरी इनकम। टैक्सेबल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, रियल इनकम, जो आपके पास रियल में है, जो आपके पास बची हुई इनकम है सारे खर्चों के करने के बाद, उस इनकम पर डिपेंड करती है टैक्सेबल कैपेसिटी। Higher monetary income of a person does not imply necessarily that his taxable capacity will also be high। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंडिविजुअल की मॉनेटरी इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हों। तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल इनकम है उस पर टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड ऑन रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम, तो आप क्या बोलोगे, रियल इनकम पे डिपेंड करती है। डिस्पाइट अ हाई इनकम अ पर्सन मे हैव टू स्पेंड मोर इन केस प्राइस टेंड टू बी हाई।
अब देखो, अगर किसी की इनकम हाई है, हो सकता है उसने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर दिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दिया हो, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, यही बताया था मैंने। अकॉर्डिंगली हाई इज रियल इनकम फॉल्स एंड टैक्सेबल कैपेसिटी विल डिक्रीज। अगर आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। एज अगेंस्ट इट, a person with low monetary income but enjoys several non-monetary benefits as perks may have higher taxable capacity as his real income will be more। ठीक है, अब मानो आपकी नॉन मॉनेटरी इनकम है, आपके पास आपकी जो मॉनेटरी इनकम है वो बहुत कम है, लेकिन आपके पास नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत है, आपको पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास ही है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है कि आपको कंपनी से ही ट्रैवलिंग की सुविधा मिल गई, ट्रैवल, ठीक है, कंपनी से ही आपको फ्री में एक हाउस मिल गया रहने के लिए, तो आप में उसमें कोई पे तो नहीं कर रहे हो, कोई एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे हो, कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, तो आपकी क्या हो गई, जो नॉन मॉनेटरी इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जो मॉनेटरी इनकम, जो आपको सैलरी थी वो बहुत कम मिल रही थी, तो लेकिन आपकी रियल इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो गई, आपकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी इनकम पे आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती, आपकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो रियल इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मॉनेटरी इनकम ज़्यादा भी है, आप हो सकता है ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, और रियल इनकम पर ही हम टैक्सेबल कैपेसिटी को जज करते हैं। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिटरमाइंस दी हिज टैक्सेबल कैपेसिटी। Taxable capacity reduces if a person has to spend the bulk of his income on the subsistence of his family। ठीक है, अगर पर्सन ज़्यादा अमाउंट में इनकम को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। दोज टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड बोथ रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है दोनों पे डिपेंड करती है, रियल इनकम पर और आपके एक्सपेंडिचर पर। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। नेशन मीन्स आपकी कंट्री के फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, वो तो इंडिविजुअल के हो गए। इंडिविजुअल के फैक्टर्स हमने क्या पढ़े, दो पढ़े, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम कौन सी होनी चाहिए, रियल इनकम होनी चाहिए, इनकम रियल इनकम होनी चाहिए। और एक्सपेंडिचर, अगर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम हो जाती है। फर्स्ट आता है नेशनल इनकम एंड स्टेबिलिटी। ये क्या है, हमारे नेशन के फैक्टर्स हैं। नेशनल इनकम, टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ऑफ दैट कंट्री। लो लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम indicates general poverty and unemployment, and hence the low taxable capacity। stability of income also affect the taxable capacity। मैंने क्या बताया कि अगर आपकी नेशनल इनकम बहुत लो है किसी भी कंट्री की, तो इट मीन्स आपकी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री में क्या होती है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। जब पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो बहुत कम है। सेकंड आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम टू एंगल से जज करते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज के अकॉर्डिंग क्या है, इफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज लेस देन द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, जो आपकी पॉपुलेशन है कंट्री की वो कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम विल बी हाई, पॉइंटिंग टू हाई टैक्सेबल कैपेसिटी। समझ आया, जिस कंट्री में पॉपुलेशन जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन, वहाँ की टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। composition of population, if the ratio of children and aged people is high in the population, there will be comparatively less expenditure in that country because the consumption expenditure of children and aged people is low।
द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ कंट्री विल बी हाई। जहाँ पर चिल्ड्रन एंड एज पीपल का जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लेस एक्सपेंडिचर होता है कंपैरेटिवली जहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पीपल लो होता है, क्योंकि अगर वो कंजम्पशन कम करते हैं बच्चे और जो एज्ड ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर क्या है, टैक्सेबल कैपेसिटी हाई होती है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का और टैक्सेबल कैपेसिटी का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। द पुअर इन द कंट्री लो सेविंग, देयर टैक्सेबल कैपेसिटी इज़ लो। ठीक है, जो पुअर हैं यानी गरीब, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उनकी सेविंग्स भी कम है। क्योंकि सेविंग्स कम होती है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम होती है। बट द रिच पीपल हैव हाई टैक्सेबल कैपेसिटी, दस unequal distribution of wealth in the country leads to a higher taxable capacity whereas equitable distribution lower taxable capacity। ठीक है, पुअर की टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, और जो रिच होते हैं उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये तो आपको समझ आ रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि रिच ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, पुअर कम टैक्स पे करते हैं। जहाँ कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, वहाँ की टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो रिच होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर पाते हैं। ठीक है, psychology of the taxpayer, taxable capacity also depend upon the faith public has in the government। faith in the government and its policies stimulates the sense of sacrifice pointing to high taxable capacity। सिंपल है कि साइकोलॉजी ऑफ द टैक्स पेयर, कि हम जब अपने सिटीजन्स का भरोसा पा लेते हैं, गवर्नमेंट जब अपने सिटीजन्स का, अपनी जो जनता है उसका भरोसा पा लेती है, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करती है, सेक्रीफाइस भी करती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका पैसा सही जगह यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हो तो आप टैक्स पे करोगे, तो टैक्स पे करोगे इट मीन्स उस कंट्री की टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। चेंज इन प्राइस, द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ is also influenced by the behavior of general price level। if price in country is rising, ठीक है, जो प्राइस है कंट्री का वो बढ़ता है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो गोज़ अप। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और सेविंग कैपेसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ आया। अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज़ हुए, जो प्रोडक्ट आप 10 रुपये का ख़रीद रहे थे, अगले महीने वो प्रोडक्ट 20 रुपये का हो जाए तो आप 20 रुपये में ख़रीदोगे, लेकिन आपकी इनकम कितनी थी, 100 रुपये। पहले आपके पास 90 रुपये बच रहे थे, अब आपके पास कितने बच रहे हैं, 80 रुपये बच रहे हैं। तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी किस पे लगाई जाएगी, 80 रुपये पे लगाई जाएगी, जो पहले 90 रुपये पे लगाई जा रही थी। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हुई, रिड्यूस हो गई, लो हो गई टैक्सेबल कैपेसिटी, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो। Standard of living of the people, if the standard of living of the people country is high, their efficiency will also be high, they will be able to increase their income, as result there will be more saving with high taxable capacity। समझ आया। अगर आपकी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है तो इट मीन्स उनकी जो इनकम है वो हाई है, उनकी सेविंग्स भी हाई है, तो इट मीन्स उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल क्लाइमेट से भी इफ़ेक्ट करती है। इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर और इमरजेंसी इन अ कंट्री, द पीपल आर रेडी टू पे टैक्स मोर। समझ आया। जब हमारी कंट्री को इमरजेंसी हो जाती है, हमारी कंट्री में कोई वॉर छिड़ जाता है, तो हमारे सिटीज़न सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उन एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं, उन वॉर में जो हमारे आर्मी मैन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए वो उनकी हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वहाँ पर टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है एबल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर इन दी कंट्री, पीपल आर जनरली ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होता है, जहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होती हैं, वहाँ के पीपल कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। दे विल बी रेडी टू पे मोर टैक्सेस, और वो तैयार होते हैं टैक्स ज़्यादा पे करने के लिए।
ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी कंट्री का अच्छा है तो वहाँ की टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेबल कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक पीपल, टैक्सेबल कैपेसिटी विल ऑल्सो इन्हांस। तो नेचर जो है एक्सपेंडिचर का वो पब्लिक के फेवर में है तो क्या होगा, टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आई होप आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी टू द पर्सन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द टैक्सेबल कैपेसिटी टू अ नेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ पर्सन में इनकम, यानी इनकम कौन सी लेनी है, में रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टडी की। फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द टैक्सेशन टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ नेशन में हमने उन फैक्टर्स की स्टडी की जैसे नेशनल इनकम एंड स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, साइकोलॉजी ऑफ द टैक्स पेयर, चेंज इन प्राइस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल कंडीशंस, एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।